जो बच्चों हम इसकी चर्चा की। और अब हम अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं कि नदी जल प्रदूषण क्या होता है और इसका प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए, प्रदूषण जो है, प्रदूषण होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं। देखिए, चाहे हम जैविक चीज देखें या फिर अजैविक देखें या फिर हम प्राकृतिक संसाधनों का जो स्तर देखें, उनमें एक निश्चित रूप से गुणात्मक स्थिति पाई जाती है। और जब तक किसी चीज की गुणात्मक स्थिति होती तब तक वो उसका उपयोग करने वाले पर कभी भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालता। जैसे मान लीजिए मैं पानी पी रहा हूँ, पानी का जो स्वरूप गुणात्मक है, तो जब तक वो गुणवत्तापूर्ण रहेगा तब तक पानी पीने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए जब पानी में बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ आकर मिल जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ आकर मिल जाएंगे, पानी की गुणवत्ता को कमजोर करने वाले पदार्थ आकर मिल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जल की जो गुणवत्ता थी वो नष्ट हो जाएगी। और जल की गुणवत्ता के नष्ट होने का जब ऐसे पानी का यदि मैं प्रयोग करूं तो निश्चित रूप से उस पानी के द्वारा मेरे ऊपर साइड इफेक्ट पड़ेंगे, उस पानी का नकारात्मक प्रभाव मुझे झेलना पड़ेगा। तो जल की एक ऐसी स्थिति जब जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है और जब जल का प्रयोग करने वाले लोगों पर या जीवों पर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है, तो बच्चों ऐसी स्थिति को जल प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण का मतलब है गुणवत्ताहीन होना और उसका प्रयोग करने पर हानिकारक प्रभाव पड़ना। तो जब जल पे होगा तो जल प्रदूषण, वायु पे होगा तो वायु प्रदूषण की चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हमारा नदी जल की चर्चा है। तो नदियों के जल की गुणवत्ता का कम हो जाना और कालांतर में नदियों के जल का उपयोग करने पर उसके द्वारा जब हानिकारक प्रभाव परिलक्षित होने लगते हैं तो नदी के जल की ऐसी स्थिति को बच्चों क्या कहा जाता है, नदी जल प्रदूषण कहा जाता है। आप एक तरफ ये मान के चलिए कि ये नदी के जल की सबसे गुणवत्ताहीन स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में नदी का जल होते हुए भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, या हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये हानिकारक हो जाता है। जल होते हुए भी हमारे लिए एक तरह से मान चलिए कि महत्वहीन हो जाता है। तो प्रदूषण युक्त जो जल होता है, जल प्रदूषित होता है, उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता है। तो नदियों का जल भी प्रदूषित हो गया। अब आप जो देख रहे हैं हमारे आसपास जितनी भी नदियां बह रही हैं, उनके पानी को हमने स्वच्छ पानी के रूप में नहीं रखा है। हमारे द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की गई है, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं की गई है, उन सभी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप येन केन प्रकारेण हमारा नदियों का जो जल है उसकी गुणवत्ता में निश्चित रूप से कमी आई है। और कमी आने का आज वो पीने योग्य ही नहीं रहा है, कृषि करने योग्य नहीं रहा है। तो ऐसी जो स्थिति, भयंकर स्थिति हमारे सामने आई है, वो ही नदी जल प्रदूषण के रूप में जानी जाती है। अब स्थिति आई है तो कैसे आई है भाई? नदी का जल प्रदूषित हुआ है तो कैसे? और निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे ना। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, किसी भी क्षेत्र में जब नदियों का जल प्रदूषित होता है तो उसके पीछे दो प्रकार के कारण जिम्मेदार होते हैं। या तो प्राकृतिक कारण रहे होंगे और या फिर मानवीय कारण रहे होंगे। तो यदि प्राकृतिक कारण रहे होंगे तो प्रकृति की प्रधानता रही होगी, और मानवीय कारण रहे तो किसकी प्रधानता रही है? मानव की प्रधानता रही है। तो जैसे हम चर्चा करें कि ज्वालामुखी विस्फोट होना, हालांकि हमारे भारत में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये कारण है किसका? जल प्रदूषण का। और नदियों के जल का प्रदूषित होने, भूस्खलन की प्रकार, अचानक पर्वतीय भाग नदी में आकर गिर गया, जल प्रदूषित हो जाता है। मानव ने क्या किया? बहुत सारे कल कारखाने उनको नदियों के किनारों पर स्थापित कर दिया, और उनसे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है वो कहाँ जाकर मिल रहा है? नदियों में जाकर मिल रहा है। तो नदियों का पानी तो गंदा होने ही वाला है ना। आप दिल्ली के आसपास यमुना नदी की सैर करो, कभी आपको पता चल जाए कैसी स्थिति है। यमुना नदी जो स्वच्छ नदी के रूप में जाने जाती थी, आज एक तरफ ये मान लीजिए कि दिल्ली के आसपास दलदल से भरे हुए, कीचड़ से भरे हुए क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। पानी बहता हुआ ही आपको नजर नहीं आएगा, और पानी बह रहा है तो कालीमा युक्त कीचड़ युक्त पानी बह रहा है। यमुना नदी दिल्ली के आसपास अपने अस्तित्व को लेकर संकटग्रस्त है। तो फैक्ट्रियां जो बनाएंगी उनके द्वारा, या फिर मान लीजिए बड़े बड़े शहर बना दिए गए, नदियों के किनारों पर बहुत सारे शहर बने, तो शहरों से जो कचरा निकलता है वो अंततः कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। और जो कचरा नदियों में जाएगा तो उसकी गुणवत्ता को तो कम करने ही करने वाला है। ठीक है। इसके अलावा हम देखिए बहुत सारे जो चमड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग से इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है। तो जब नदी में जाकर मिलेगा तो फिर पानी की गुणवत्ता हीन हो जाएगी। बड़े बड़े शहरों का विकास हो गया, उसमें जो सीवर लाइन डाल दी गई, सीवर लाइनों का मल जल जो होता है अंततः फिर नदियों में जाकर मिलता है, तो फिर नदी का जल जो गुणवत्ताहीन हो जाता है।
इसके अलावा यदि हम चर्चा करें कि नदियों के किनारों पर बहुत सारे शमशान शवदाह बना दिए गए हैं, जो मरे हुए पशु उनको पानी में डाल दिया जाता है, आदमी जो हैं उनको जलाया जाता है, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कर रही है, ये इन प्रकार में क्या कर रही है, पानी को गंदा ही तो कर रही है ना। तो गंदा करेंगे तो पानी की गुणवत्ता में कमी आएगी, और पानी की गुणवत्ता में कमी आएगी तो ऐसे जल क्या हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। तो चाहे मानवीय कारण जिम्मेदार रहे हों या फिर प्राकृतिक कारण जिम्मेदार, निश्चित रूप से नदियों का जल क्या हुआ, प्रदूषित हुआ है। तो आपसे एग्जाम में कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है कि नदियों के जल को प्रदूषित करने वाले 2, 5 या जितने भी कारक उनका विस्तार करेंगे। 2 भी पूछ सकता है, छोटे रूप में पूछ सकता है, या बड़े रूप में पूछेगा तो क्या पूछेगा, नदियों के जल को प्रदूषित करने वाले कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको ध्यान, मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए। प्रक्षालन की जो प्रक्रिया है, हम गाड़ी धो रहे हैं, भैंसों को नहला रहे हैं, हम खुद नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये सारी क्या आती है, प्रक्षालन की प्रक्रियाओं में आती है। तो मलमूत्र विसर्जन की प्रक्रिया वो भी इसी में शामिल की जाती है। बहुत सारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव होते हैं उसके दौरान देखा होगा, जैसे कुंभों का आयोजन हो रहा है, तो जब कुंभ का आयोजन होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों के शरीर के ऊपर क्या पता कितनी गंदगी जमी रहती है, और अंत में जाकर वो क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। जैसे ही डुबकी लगाते हैं उनके शरीर पर जो भी गंदगी जमी होती है पानी के साथ में पानी में मिल जाती है। और कितने लोग कितनी गंदगी इकट्ठी हुई कितने पानी में मिल गई, अब सोचो पानी का क्या होगा। तो ऐसी जो भयंकर स्थितियाँ हैं बच्चों, वो निश्चित रूप से जल को प्रदूषित करती हैं, और जब जल प्रदूषित होगा तो उसका हमारे जीवन के ऊपर निश्चित रूप से हानिकारक प्रभाव भी आएगा। चाहे मानव की चर्चा करें या फिर अन्य जीवों की चर्चा करें या पादप समुदाय की चर्चा करें, पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो प्रदूषण की दशा का शिकार हो जाता है और असंतुलित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो प्रदूषण की ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो अनुकूल उपाय अपनाने की प्रक्रिया होती है वो ही प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन का मतलब है किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करना ताकि उसके सकारात्मक प्रभाव हमारे सामने आए। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, प्रबंधन। और जल का प्रबंधन कैसे करेंगे, जो जल को हम प्रदूषित कर रहे हैं उनको रोकने की जो प्रक्रिया है, नदियों के प्रदूषित जो जल है तो नदियों के जल को प्रदूषित होने से रोकने की प्रक्रिया और नदियों के जल को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो ही नदी जल प्रबंधन के रूप में जानी जाती है। और क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, जितने भी मैंने आपको नदी जल प्रदूषण के कारण बताए थे वो सारे नेगेटिव कारण थे, और यदि उनको हम पॉजिटिव बना दें तो वो संभावित समाधान हो सकते हैं। कैसे, जैसे कल कारखानों से निकलने वाला जो कचरा होता है उसको नदियों में मिलने नहीं दिया जाए। अपशिष्ट जो पदार्थ निकलते हैं उनको नदियों में मिलने से रोकना चाहिए। नदियों के किनारों पर जो सीवर लाइनों का पानी जाकर गिरता है उनको नदियों में मिलने से पहले ट्रीटमेंट या सुचारू रूप से शुद्धिकरण के पश्चात भी नदियों के पानी में मिलने दिया जाए। शवों को जो पानी में डाला जाता है उसकी व्यवस्था की जाए, उस पर रोक लगाई जाए। मरे हुए जीव जंतुओं को जो पानी में डाला जाता है उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो आयोजन होते हैं उनके दौरान जो पानी का प्रदूषण होता है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए सब। और इन सब के साथ साथ में जल का प्रबंधन करना चाहिए, वाटर रिसाइकिल की प्रक्रिया का यूज करना चाहिए, जल पुनर्भरण की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये सारी ऐसी प्रक्रियाएं बच्चों जिनको अपनाकर हम जल को प्रबंधित कर सकते हैं, नदियों के जल का प्रबंधन कर सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से हमारे भारत के लिए ये एक सकारात्मक पहल के रूप में आएगी और उसके जो संभावित अच्छे प्रभाव होंगे वो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे। तो ये जल प्रवाह का जो टॉपिक था तो उसके अंदर ये कुछ बिंदु बच रहे थे, इन सबका ये वीडियो आपके सामने था और यहीं पे जाके हमारा जो जल प्रवाह वाला जो अध्याय है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में एक बार हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।